Welcome back to our channel which is IS 365 Academy। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम साइंस एंड टेक का लेक्चर करेंगे। ये यूपीएससी का प्री 2025 के लिए और बाकी स्टेट पीसीएस के लिए भी काम करेगा। मतलब जो बच्चे यूपीएससी का प्री दे रहे हैं या फिर बाकी जो स्टेट पीसीएस दे रहे हैं वो भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। नेशनल न्यूज़ के अंदर आता है तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सारे इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। इसमें हम आपके साथ स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों करेंगे। जहाँ जहाँ हमारे पास स्टैटिक आएगा लगेगा मुझे समझाने की ज़रूरत है, वहाँ मैं आपको स्टैटिक भी समझाते चलूँगी। बाकी रेस्ट जो हम करंट अफेयर करेंगे वो तो करेंगे ही। तो हमारा पहला जो करंट अफेयर है वो है वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव, और ये है कि वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव टू हार्नेस द माइक्रोबियल पोटेंशियल ऑफ इंडिया। तो पहली बात, ये मेन हमारा जो पढ़ने वाला जो चीज़ है वो ये है कि ये वन डे वन जीनोम है क्या चीज़। पहली बात, इसको लॉन्च कौन करता है? तो लॉन्च बाय डीबीटी, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, दैट इज़ ब्रिक। इस ब्रिक के बारे में हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वन डे वन जीनोम पे आएंगे। तो ब्रिक ये रहा, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। ये एक एपिक्स ऑटोनोमस सोसाइटी है डीबीटी के द्वारा, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ये सेटअप किया गया, इस्टेब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका काम क्या है करने का, मतलब मेन एम क्या है, काम क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉस्टरिंग इनोवेशन, प्रमोटिंग कटिंग एज रिसर्च, डेवलपिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। इनोवेशन को प्रमोट करेगा, रिसर्चर्स में और जो लोग रिसर्च करते हैं उनको और हेल्प मिलेगा इनके द्वारा, और ये हेल्प करेगा जो रिसर्चर्स होते हैं उनको रिसर्च करने में हेल्प करेगा मेनली। और जो भी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, मतलब जो ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडिया बना रही है, तो उन चीज़ों को ये कहीं ना कहीं प्रमोट करेगा। तो जो ये ब्रिक है, ये ब्रिक हमारे वन डे वन जीनोम में भी इन्वॉल्व है, उसमें हेल्प कर रहा है करने में। तो वन डे वन जीनोम, तो अब पहले आप समझो कि जीनोम क्या है। वन डे समझ में आता है, वन समझ में आता है, जीनोम क्या है? तो जीनोम को बोलते हैं कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स इन अ सेल और लिविंग थिंग। कंप्लीट, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो लोग सुन के लिख रहे हैं वो लिखते चलें। कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स इन अ सेल और लिविंग थिंग्स। कंप्लीट सेट, तो कंप्लीट सेट, मान लो कि किसी भी सेल का, अगर हम सेल का बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा सेल है। इस सेल में एक जीन है हमारे पास। मैंने पहले भी जो लेक्चर्स है या फिर सर के जो भी बाकी लेक्चर्स हैं उनमें स्टैटिक आपको बता दिया गया है कि डीएनए के अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का एक पार्ट को जीन बोलते हैं। ठीक है। तो जीन जो है उस एक सेल का जितने भी पूरी सेट है, एक सेल के अंदर जितने भी कंप्लीट सेट हैं, उस कंप्लीट सेट ऑफ जीन को हम क्या बोलते हैं? जीनोम। या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी जीन हैं उन सारे जीनों को मिला दिया जाए तो उनको हम बोलते हैं जीनोम। क्या बोलते हैं? जीनोम। तो अब हम बाकी चीज़ें समझेंगे कि वन डे वन जीनोम क्या होता है इनिशिएटिव। ठीक है। अब होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप लोग कृपया लिखते जाएं। चलिए, An annotated microbial genome will be publicly released every day for more accessible to researchers। बोलने का ये मतलब है कि ये वन डे वन जीनोम क्या है कि जो भी माइक्रोबियल जीनोम है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो जीनोम है, मतलब उनके कंप्लीट सेट जो जीन्स के इंफॉर्मेशन है वो हर दिन रिलीज़ किया जाएगा। हर दिन रिलीज़ इसलिए किया जाएगा ताकि जो भी रिसर्चर्स काम कर रहे हैं उनके लिए वो एक इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ उनके लिए काम करेगा, इंफॉर्मेशन का काम करेगा। हाईलाइटिंग यूनिक बैक्टीरियल स्पीशीज अलॉन्ग विद देयर रोल्स इन एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। तो जैसे इसमें क्या होगा, अगर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हर माइक्रोबियल चीज़ का या माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म का हम बात करें तो उनके अगर हम जीनोम को हर दिन पब्लिश करेंगे तो रिसर्चर्स उसको यूज़ करेंगे। यूज़ करके हमें पता चलेगा कि कौन सा माइक्रोब किस चीज़ के लिए यूज़ है, चाहे वो एनवायरनमेंट में उसका क्या रोल है, एग्रीकल्चर में क्या रोल है, कहीं वो ह्यूमन हेल्थ में हमें यूज़ हो सकता है। तो मेनली उन लोगों के लिए है जो रिसर्चर्स है, और ताकि वो उस चीज़ को यूज़ करके हमारे डेवलपमेंट के लिए कोई चीज़ बना सकें। हेल्प इन स्टार्टअप इकोनॉमी इन बायोटेक सेक्टर, तो बायोटेक सेक्टर के अंदर स्टार्टअप इकोनॉमी में उसको हम यूज़ कर सके। इम्प्लीमेंटिंग इंडियाज़ बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट
पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के अंडर में भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। किसको करेंगे? वन डे वन जीनोम। तो लाया कौन था ये याद रखना है कि डीबीटी और ब्रिक, ये मैंने बता दिया है। ब्रिक जो है वो एक ऑटोनोमस सोसाइटी है, ठीक है। आपको इसके बारे में भी पूछ सकता है कि ये क्या है, या फिर ये पूछ सकता है विच आर द टू ऑर्गेनाइजेशंस विच आर इन्वॉल्व इन वन डे वन जीनोम। कौन से दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं? तो ये है, एक है डीबीटी, एक है ब्रिक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले यही देखा कि जो हम वन डे वन जीनोम, जो जीनोम को पब्लिश करेंगे ये लोग हर दिन, हर डे, तो उसमें एनवायरनमेंट में क्या इसका रोल है, एग्रीकल्चर में क्या ये हेल्प कर रहा है, ह्यूमन हेल्थ में क्या कर रहा है। तो अगर एनवायरनमेंट की बात करेंगे ना, तो ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करेगा, बायो रेमिडिएशन के बारे में बात करेगा। अब बायो रेमिडिएशन क्या है ये आप लिख लीजिए। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, बायो मतलब लाइफ, रेमिडिएशन मतलब रेमेडी निकालना, रेमेडी मतलब किसी चीज़ का सल्यूशन निकालना, समझ में आए। तो बायो रेमिडिएशन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम यूज़ करके जो भी हमारे आसपास पल्यूटेंट है, पल्यूटेंट मतलब जो चीज़ें पल्यूशन कॉज कर रही हैं। पल्यूटेंट और पल्यूशन दो अलग चीज़ है, ध्यान से समझिएगा, पल्यूटेंट एंड पल्यूशन। तो पल्यूशन क्या है ये तो भाई सबको पता है, ठीक है। पल्यूशन क्या है ये तो सबको पता है, लेकिन पल्यूटेंट वो होता है जो पल्यूशन करता है, समझ में आया। पल्यूटेंट वो होते हैं जो पल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम देख बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के वगैरह वजह से क्या होता है कि एनवायरनमेंट एयर पोल्यूशन होता है। तो बर्निंग जो है, बर्निंग की वजह से जो गैसेस रिलीज हो रही है, या फिर जो बर्निंग जो इस चीज़ को बर्न कर रहे हैं, वो पल्यूटेंट का काम आपको आएगा, मतलब पल्यूटेंट में आ जाएंगे वो। तो बायो रेमिडिएशन का मतलब होता है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं हमारे जो भी टॉक्सिक है, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट में, वाटर टैंक्स वगैरह को साफ करने में, तो केमिकल्स का नहीं यूज़ करके हम बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करें, ताकि उस चीज़ को हम एकदम हेल्दी वे में बोल सकते हैं, सस्टेनेबली हम इको फ्रेंडली हम चीज़ों को क्लीन कर सके। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, वो है इड्यूनेला सैकेनेसिस प्रोड्यूसेस एंजाइम। ये एक माइक्रोब है, ठीक है। ये है क्या? तो माइक्रोब है। ये प्रोड्यूस करता है एंजाइम दैट डिग्रेड पीईटी प्लास्टिक इनटू रीयूजेबल मोनोमर। मतलब ये प्लास्टिक को क्या करता है? डिग्रेड करता है। तो ये एक ऐसा माइक्रोब है जो प्लास्टिक को डिग्रेड करता है। तो पूछ सकता है कि एड्यूनेला सैकेनेसिस है क्या? तो एक माइक्रोब है। और मेनली आप जो मेंस राइटिंग है तो वो आप एक एज भी लेके चल सकते हो कि जब भी आप बायो रेमिडिएशन या एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है तो ये एज ए एग्जाम्पल आप राइट डाउन कर सकते हो। चलो, अगर ह्यूमन हेल्थ पे हम बात करें तो ह्यूमन हेल्थ में ये जो हमारे माइक्रोब्स है ये किस तरीके से हमें हेल्प कर सकते हैं। स्टडी ऑफ जीनोमिक्स हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग रोल ऑफ माइक्रोब इन ह्यूमन हेल्थ। अगर हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जीनोम पढ़ते हैं, मतलब उसके कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स को पढ़ते हैं, तो हमें ये समझ में आएगा कि वो हमारे हेल्थ के लिए कैसे कैसे यूज़ हो सकता है। जैसे कि जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हेल्प्स डिटेक्ट ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन। बोलने का ये मतलब है कि जब हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं तो जीनोम को जब हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, वो भी एक तरीके की स्टडी कह सकते हो, जीनोम सीक्वेंस एक तरीके की स्टडी है। तो यहाँ पे जो स्टडी किया जा रहा है, मान लो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। इसके जीनोम सीक्वेंस करने के वजह से हम क्या करते हैं कि हम पता लगा सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से ड्रग है जो रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट का मतलब मान लीजिए कि किसी एक बच्चे को रोज सवेरे पढ़ाई के लिए मार रहे हैं, तुम एक झापड़ मार रहे हैं, बेटा तुम पढ़ो, दो झापड़, तो बेटा एक दिन उठ के बहुत पढ़ रहा है, दूसरे दिन फिर मार रहे तो फिर बहुत पढ़ रहा है। लेकिन कभी तो कभी ऐसा होगा कि उसको मारे से डर नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो कि वो रेजिस्टेंट हो गया, तितर हो गया। तो रेजिस्टेंट होने का मतलब अब उससे कोई असर नहीं पड़ रहा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा ये चीज़, कुछ लोग मान लो अगर कोई मान लो कि एग्जाम्पल है, डिस्प्रिन खा रहे, सर दर्द हो रहा है डिस्प्रिन खा रहे, सर दर्द हो रहा है डिस्प्रिन खा रहे, लेकिन एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब बॉडी उस डिस्प्रिन को लेकर रेजिस्टेंट हो जाता है। मतलब आप डिस्प्रिन खाओगे भी ना अगर सर दर्द हो, तो अब उस दवाई का आपकी बॉडी पे फर्क नहीं है। तो ये माइकोबैक्टीरियम इस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है ताकि जो भी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन है उसको हम पता कर सकें। एग्रीकल्चर में हम कैसे माइक्रोब्स को यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और बहुत से मेथड है। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो वो है राइजोबियम बैक्टीरिया फॉर्म्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप
between legumes to fix nitrogen, thus reducing the need for fertilizer। अगर आपको पता हो तो राइजोबियम एक ऐसी बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करती है। सिम्बायोटिक मतलब साथ साथ, तू भी रह मैं भी रहूँगा, दोनों साथ साथ, भाईचारा मतलब तुम हम भी रहेंगे तुम भी रहो, तुम हमको कुछ दो हम तुमको कुछ देंगे, वैसा वाला बात है। तो ये राइजोम बैक्टीरिया जो है वो सॉइल के साथ एक फ्रेंडली नेचर में रहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि इसी रिलेशनशिप में, फ्रेंडली नेचर को हम बोल रहे हैं कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, और इसके वजह से ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करता है। और नाइट्रोजन अगर फिक्स कर देगा तो हम जो नाइट्रोजन के फॉर्म में जो यूरिया डालते हैं प्लांट्स में, वो हम कम डालें, क्योंकि हमारे सॉइल में तो ऑलरेडी नाइट्रोजन है, तो हमें यूरिया कम डालना पड़ेगा। अगर प्लांट में अगर हम फर्टिलाइजर, यूरिया इज अ फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर कम डालेंगे तो हम हेल्थ के लिए अच्छा है, मतलब वो प्लांट हेल्दी ऑर्गेनिक है। आज के डेट में क्या कर रहे हैं लोग, यही सारी चीज़ों को यूज़ करके बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फूड है। ऑर्गेनिक फूड इज़ नथिंग बट जहाँ पे हम कोई भी चीज़ ये केमिकल्स फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। और बाद में डिटेल में मैं बताऊंगी ये राइजोम फर्टिलाइज़र के साथ कैसे कैसे काम करता है। अभी समझने के लिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइजोम लिव्स की नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, तो राइजोम इज़ अ बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। और आपको पता हो तो जितने भी हमारे पास लेग्यूम्स या फिर पल्सेस क्रॉप्स होते हैं ना, पल्स दाल वाली क्रॉप, उनके रूट्स में ऐसे नोड्यूल्स होते हैं, ऐसे ऐसे लाल काले काले, ठीक है। ये नोड्यूल्स ही क्या करते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। और उसके वजह से हमें जो भी नाइट्रोजन का जो फर्टिलाइज़र है वो हम कम डालते हैं, और ताकि हमारा प्लांट भी हेल्दी रहे और जो आदमी उसको खा रहा है वो भी हेल्दी खाए, ठीक है। तो ये हमारा आज का 1 डे 1 जीनोम ख़त्म होता है यहाँ पे। कमिंग टू द नेक्स्ट ये करंट अफेयर, वो है HHGE, हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग ये है क्या? HHGE इंट्रोड्यूसेस चेंजेस इन जर्म लाइन सेल्स, दैट इज स्पर्म, egg and embryo, enabling this alteration to be inherited by offspring। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जर्म लाइन सेल क्या होता है। देखिए सेल है, 2 टाइप का सेल होता है, एक होता है सोमैटिक सेल, ठीक है, एक होता है जर्म सेल। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, तो वो नॉर्मल हर जगह होते हैं, और हमारी बॉडी के सारे सेल्स सोमैटिक सेल्स होते हैं एक्सेप्ट जर्म सेल। अब जर्म सेल क्या होते हैं, तो मेल में जर्म सेल होते हैं स्पर्म एंड फीमेल में जर्म सेल होते हैं एग। मतलब ये जो ऐसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन में यूज़ हो उनको बोलते हैं जर्म सेल। ऐसे सेल जो बॉडी के फर्दर मसल डेवलपमेंट बाकी चीज़ों को डेवलपमेंट करने में यूज़ होते हैं वो होते हैं सोमैटिक सेल। तो सोमैटिक से कभी भी आपको रिप्रोडक्शन में बच्चा पैदा करने में नहीं यूज़ होता है, सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल यूज़ होता है, ठीक है। मेल में स्पर्म एंड फीमेल में एग, और इन दोनों के ही फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, एम्ब्रियो। समझ में आया? तो जर्म लाइन सेल, तो यहाँ पे ये जो एक जीनोम एडिटिंग टेक्निक है, ये हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग का एक टेक्निक है जो मेनली एडिटिंग कर रहा है। कहाँ एडिटिंग कर रहा है? तो जर्म लाइन सेल में ही। मतलब अगर ये जर्म लाइन सेल को ही एडिटिंग कर लेगा तो हमें जो भी चीज़ें ऑल्ट्रेशन बच्चे में करना है, मतलब ऑफस्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग नहीं, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन। इंसान के केस में नहीं, किसी भी केस में बोल सकते हैं, कुत्ता बिल्ली बानर किसी केस में बोल लीजिए। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन में जो भी हमें ऑल्ट्रेशन करवानी है वो हम करवा सकते हैं थ्रू हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग टेक्निक के द्वारा। तो याद रखना, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि HHGE जो एक एडिटिंग जीनोम एडिटिंग टेक्निक है, ये चेंजेस किस में करते हैं, सोमैटिक सेल में, जर्म सेल में, या फिर न्यूरॉन्स, कि कोई भी बाकी एग्जाम्पल ये ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये ध्यान पे रहना चाहिए कि ये जर्म सेल में एडिटिंग करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जर्म सेल में एडिटिंग करता है, ये जो एडिटिंग है ये किसके द्वारा है, मतलब कि कौन कौन से मेथड है जो इसमें यूज़ होते हैं। वो है पहला जिंक फिंगर न्यूक्लियस, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस जिसको शॉर्ट फॉर्म में टेलेंस भी बोलते हैं, क्रिस्पर-Cas9
और मेगा न्यूक्लियस। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रख लीजिए कि मेथड कौन कौन से हैं। ZFN दैट इज जिंक फिंगर न्यूक्लियस, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस, टेलेंस, क्रिस्पर कहीं दे देगा या फिर Cas9 दे देगा, मेगा न्यूक्लियस है। ये सारे एडिटिंग टूल्स हैं। क्या ऐसे इन सारे में ये सारे ऐसे मेथड है जिससे हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो एडिटिंग हमें कंप्यूटर पे नहीं करना है, यहाँ पे ह्यूमन के जीनोम में एडिटिंग करना है ना। चलिए, साउथ अफ्रीका पहला ऐसा कंट्री है जिसने HHG को अलाउ कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने HHG को अलाउ किया गया है। कौन सा HHG में कौन से सेल को करते हैं, सब लोग बताइए क्या है आंसर। जर्म सेल्स को, ठीक है। एप्लीकेशन अगर हम देखें तो एप्लीकेशन क्या है, मतलब कहाँ कहाँ हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो डिजीज़ प्रिवेंशन में, बचाव, प्रिवेंशन मतलब बचाव, तो डिजीज़ प्रिवेंशन मतलब हेरिटेबल डिजीज़। अब हेरिटेबल क्या होता है, हेरिटेबल वो होता है, वर्ड हेरिटेबल का मतलब होता है जब पेरेंट से कोई भी चीज़ ऑफस्प्रिंग में जा रही हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, हेरिटेबल। तो कुछ ऐसे डिजीजेज होते हैं जो हेरिटेबल होते हैं, जो पेरेंट से बच्चों में आ जाते हैं। तो अगर हम यही एडिटिंग कर दें, यही कट लगा दें, एडिटिंग कर दे, या तो कट लगा दे या उसको इम्प्रूव कर दे उस जीन में, तो क्या होगा, वो डिजीज़ जो है वो पेरेंट से हमारे ऑफस्प्रिंग में नहीं जाएगा। तो ये हमारा एक प्रिवेंशन है, हेरिटेबल डिजीज़ से हम बच सकते हैं। सिस्टिक फिब्रियोसिस और सिकल सेल एनीमिया। तो एनीमिया क्या बीमारी है, जहाँ पे खून की कमी हो जाती है, एनीमिया वो बीमारी है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आरबीसी का जो सेल है, जो आरबीसी है, वो सिकल शेप में हो जाता है। सिकल मतलब इस शेप का, ठीक है, ये आपको पहले पढ़ाया गया है। एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक रिसर्च, हमारे जेनेटिक रिसर्च में और एडवांसमेंट आएगा। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव, सॉरी एक मिनट यहाँ पे लिख लेने दो, कैन इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज विट्रो फर्टिलाइजेशंस। मतलब ये है कि अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि HHG हम जर्म सेल में एडिटिंग करते हैं, तो एडिटिंग अगर हम उसमें करेंगे तो हम कौन सी, कहीं ना कहीं हम किस टेक्निक को यूज़ करें, दैट इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपनी जो रिप्रोडक्टिव जो फेज़ है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। विट्रो IVF वगैरह अगर आपको पता हो, जिसमें कि यूट्रस में स्पर्म एंड ओवा बाहर ही वो निकाला जाता है, स्पर्म एंड ओवा को बाहर ही फर्टिलाइज किया जाता है, पूरा एक टेम्परेचर, पूरा एक मतलब पूरा एक वैसा माहौल बना के, जो एक यूट्रस का माहौल होता है वो माहौल हम बाहर लैब में बनाते हैं और फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करते हैं। कुछ स्टेजेस तक एम्ब्रियो ग्रो करते हैं और फिर हम यूट्रस के अंदर वापस से इन करते हैं। उसके भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, ये एक ही मैंने जो बताया सिर्फ ये एक ही नहीं होता है। कभी कभी ये होता है कि विमेन का यूट्रस बहुत हेल्दी है लेकिन फर्टिलाइजेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो 9 मंथ का जो जेस्टेशन है उसको सपोर्ट कर रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन को नहीं कर रहा है, या फिर फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो जेस्टेशन सपोर्ट नहीं कर रहा। तो बहुत सी अलग अलग चेंजेस हैं, वो बात की बात है, उतना डीप अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये हमने PIB से निकाला है, वो है सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में यहाँ पे मेंशन था, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सत्येंद्र नाथ बोस, ये इनका जो है लाइफ ड्यूरेशन है 1894 से 1974 तक। ये एक इंडियन फिजिस्ट थे फ्रॉम नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल से थे। इनको फादर ऑफ गॉड पार्टिकल, तो ये इंपॉर्टेंट है, हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ गॉड पार्टिकल, तो ही वाज, तो वो कौन है, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। इनके द्वारा एक पार्टिकल का वो किया गया है, नाम दिया गया है, वो है फंडामेंटल पार्टिकल बोसॉन वर नेम्ड आफ्टर हिम, ठीक है। तो बोसॉन जो पार्टिकल है वो इनके द्वारा ही दिया गया है। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट क्वांटम रेवोल्यूशन इन 20th सेंचुरी, हेल्प्ड इन डेवलपमेंट ऑफ लेजर, ट्रांजिस्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो ये जो थे, इन्होंने पहला क्वांटम रिवोल्यूशन स्टार्ट किया 20th सेंचुरी में, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बनाने में मदद की, जैसे लेज़र हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इन्होंने फोटोन बिहेवियर बताया, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक फोटोन का बिहेवियर बताया, और यही फोटोन जो चीज़ें हैं वो हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ होते हैं। तो इस चीज़ में भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, इट इज़ अ स्टेट of matter created when particles are cooled near to absolute zero। तो ये एक ऐसा, ये मतलब ये बता रही हूँ मैं यहाँ पे कि BEC क्या है, मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है क्या, ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पार्टिकल को इतना ठंडा किया जाता है
कितना ठंडा किया जाता है, एब्सोल्यूट जीरो तक, दैट इज 0 केल्विन तक, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ, मतलब ये आप ध्यान रखने कि इनका क्या क्या है, तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, क्वांटम रेवोल्यूशन इन्होंने लाया था, फोटोन का बिहेवियर किसने बताया था, तो सत्येंद्रनाथ बोस जी ने बताया था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट किसने दिया था, तो इन्होंने ही दिया था। नाउ डिस्कवरी ऑफ गॉड पार्टिकल किसने दिया था, इन्होंने दिया था, इसी वजह से इनको फादर ऑफ गॉड पार्टिकल्स बोलते हैं, और गॉड पार्टिकल इज नथिंग बट हिग बोसॉन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारा आते हैं, वो है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ORT। तो ORT अभी देखा गया है न्यूज़ में कि जो रिचर्ड कैश है वो उनकी डेथ हो चुकी है, जिन्होंने ORT निकाला था, दैट इज थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। अगर नाम से अगर समझना चाहो तो ओरल मतलब मुंह, हाइड्रेशन, इस वर्ड को तोड़ो, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, पानी नॉर्मल लैंग्वेज में। रिहाइड्रेशन एक होता है डिहाइड्रेशन, अगर आपको पता हो। जैसे मान लो कि अगर किसी को लूज मोशन हो जाए, हम में से सबको हुआ होगा, है ना, तो डिहाइड्रेशन, हम एक पीते एक चीज़ें पैकेट लाते हैं, पिंक कलर, ये सॉरी ऑरेंज कलर की होती है और ग्रीन कलर की होती है, लिक्विड में भी आती है अब तो जूस, वो हम पानी में डाल के मिलाते हैं, जिसको बोलते हैं ORS, वो मैं आगे बताऊंगी अभी, ठीक है। ये है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन और ये है थेरेपी, ठीक है। तो थेरेपी बोलेंगे तो कौन है, वो रिचर्ड कैश जी का नाम आएगा, और ORS है वो भी मैं आगे बताऊंगी, वो है दिलीप महालनबिस, उनका नाम आएगा इसमें। तो यहाँ पे ये एक ऐसे थेरेपी निकाल रहे थे, एक्चुअली ये रिहाइड्रेशन की थेरेपी है। रिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन जो हो जाता है, तो बॉडी में जब डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब जब बॉडी में वाटर का कंटेंट हमारे कम हो रहा है, तो वापस से बॉडी में वाटर का कंटेंट, मतलब वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सारी कंटेंट वापस से बॉडी में फुलफिल करना, तो वो उसी को बोलते हैं रिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ORT क्या है, इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अप्रोप्रिएट सोल्यूशन बाय माउथ टू प्रिवेंट करेक्ट डिहाइड्रेशन। वही मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे जब डिहाइड्रेशन किसी को हो जाए तो वापस से हमारे बॉडी में वापस से हाइड्रेशन कैसे आएगा, तो उसी को बोलते हैं रिहाइड्रेशन। तो उस चीज़ के लिए जो थेरेपी लाई गई थी उसी को बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जो इनके द्वारा लाई गई थी, ठीक है। नाउ रिचर्ड ने पहला क्लिनिकल ट्रायल दिया था ORT में, कहाँ पे, कोलेरा में, ठीक है, कोलेरा पेशेंट पे, जो बांग्लादेश में लेट 1960s। तो कोलेरा क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये याद रखना है। जो दिलीप महलनबीस थे, ये इंडियन पीडियाट्रिशियन थे हु पायोनियर द यूज़ ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। जो मैंने ORS अभी तक थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ बताया था, ये देखो यहाँ पे जो हम मिला के पीते हैं पानी में, ठीक है। तो ये कब की पीते हैं, जब हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन कब होता है, मेनली डायरिया, लूज मोशन के टाइम में। तो हम वापस से क्या करते हैं, ORS मिलाते हैं पानी में, गटक गटक पी लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे ये होता है कि जो भी हमारे बॉडी में वाटर लॉस हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी सब सारी चीज़ें चली गई हैं, वो वापस से हमारे बॉडी में मेंटेन होने लग जाती हैं। तो यहाँ पे है टू ट्रीट डायरियल डिजीजेस, ठीक है। इंडिया का इनिशिएटिव इसके अंदर क्या है कि एक नेशनल ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोग्राम चलाई गई है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर देखा गया, और स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जा रहा है। अब आता है RNA एडिटिंग प्रोमिसेस टू गो वेयर DNA एडिटिंग कांट। तो ये हमारी जो है ये एक कटिंग है न्यूज़पेपर की, एंड द हिंदू, देखिए द हिंदू की है। अब इसमें जो मेन हमें पढ़ना है वो है RNA एडिटिंग। तो RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर मैं बात करूं DNA और RNA की, तो DNA में क्या है, डीऑक्सी राइबो, ठीक है। इसमें क्या है, राइबो न्यूक्लिक, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, ठीक है। तो ये जो डीऑक्सी राइबो है और ये राइबो है, ये है इसका शुगर। ये क्या है, इसमें किस टाइप का शुगर है, तो DNA में डीऑक्सी राइबोज शुगर है, और RNA में कैसा है, सिर्फ राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। और इसमें क्या है फ़र्क आपका, और क्या फ़र्क है, इसमें जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं DNA में, वो ATGC होते हैं, मतलब एडिनाइन, थाइमिन, ग्वानाइन, साइटोसिन, एडिनाइन, थाइमिन, ग्वानाइन, साइटोसिन। लेकिन RNA में हमारे कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडिनाइन, यूरासिल, ग्वानाइन, साइटोसिन। मतलब ये तीनों आप याद कर लीजिएगा, सिर्फ थाइमिन की जगह पे यूरासिल आ जाता है। क्या आ जाता है, थाइमिन की जगह पे सिर्फ यूरासिल आ जाता है RNA में, ठीक है। तो
अब मेनली देखो, डीएनए जो हमारा काम करता है वो उसका काम क्या है, मेनली जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। लेकिन जो हमारा आरएनए है वो किस में यूज़ होता है, वापस आगे जाके प्रोटीन के फॉर्मेशन में यूज़ होता है। किसके फॉर्मेशन में यूज़ होता है, तो प्रोटीन के फॉर्मेशन में यूज़ होता है। फिर से एक बार जिस बता रही हूँ, डीएनए आरएनए, डीएनए में शुगर जो होता है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, आरएनए में राइबोज शुगर होता है सिर्फ। न्यूक्लिक एसिड्स में एटीजीसी होता है, मतलब एडिनाइन, थाइमिन, ग्वानाइन, साइटोसिन। और वही चीज़, सब चीज़ तीनों सेम है, ए जी सी तीनों सेम है। देखो ए जी सी तीनों सेम है, कहाँ बदला है, सिर्फ थाइमिन की जगह यहाँ पे यूरासिल हो गया है। डीएनए का काम क्या है, जेनेटिक मटेरियल स्टोर करना। आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन में। ठीक है, अब हम आते हैं आरएनए एडिटिंग। यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा क्या है कि आरएनए एडिटिंग क्या है भाई। तो यहाँ पे एडिटिंग, तब से तो एडिटिंग ही कर रहे हैं लोग, यूट्यूब की वीडियोस एडिटिंग करते हैं। हम यहाँ क्या करवा रहे हैं, अभी आरएनए एडिटिंग करवा रहे हैं। प्रोसेस दैट मॉडिफाइज जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑन आरएनए सीक्वेंस थ्रू इंसर्शन, डिलीशन, सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे हम आरएनए को एडिटिंग कर रहे हैं। तो आरएनए की जो हम एडिटिंग कर रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं, देखो, या तो हम इसमें कुछ लगा सकते हैं, घुसेड़ सकते हैं, मतलब कह लो कि इंसर्शन करेंगे, या तो इसमें से हम कुछ डिलीट कर सकते हैं, या तो इसको कट करके कुछ और लगा दे, सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो तीन चीज़ से हम क्या करते हैं, आरएनए एडिटिंग करते हैं। इंसर्शन मतलब कोई चीज़ लगाना, डिलीशन मतलब कुछ पार्ट डिलीट करना, और सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ पार्ट हटा के कोई दूसरा चीज़ लगा देना। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में आरएनए एडिटिंग। टेक्निक यूज्ड कॉल्ड एज एडीएआर, दैट इज एडिनोसाइन डीअमाइनेज एक्टिंग ऑन आरएनए। तो ये क्या है, पहली बात तो एडीआर का फुल फॉर्म आप ध्यान रख लीजिए, और टेक्निक कौन सी यूज़ होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको आप टेक्निक बोलिए, और ये मेनली क्या है, एक तरीके की एंजाइम है। ठीक है, ये एक तरीके का एंजाइम है। आगे मैं बताऊंगी एक बार कि इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, विथ गाइड आरएनए, तो एक गाइड आरएनए मतलब नॉर्मल आरएनए, नॉर्मल आरएनए पे ये एडीआर एंजाइम आके अटैच हो जाता है। ये मान लो नॉर्मल आरएनए है। ठीक है, ये नॉर्मल आरएनए पे क्या होता है कि ये एडीआर एंजाइम आके यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो इसी से हम एडिटिंग करते हैं। तो आगे इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तब भी 1 मिनट आपको बता दूंगी। आरएनए मॉलिक्यूल दैट डायरेक्ट एडिटिंग मशीनरी बाय बेस पेयरिंग विथ एमआरएनए इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ मॉडिफिकेशन। मतलब ये गाइड आरएनए क्या होता है वो मैंने यहाँ पे बताया। गाइड आरएनए वो होता है जो मेनली गाइड करता है कि एडीआर को कहाँ अटैच होना और कहाँ डायरेक्ट एडिटिंग करनी है, ये चीज़ें बताती है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि स्टैटिक पोर्शन, कि डीएनए से जब भी आरएनए बनता है तो प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जब देखो मान लो ये डीएनए है, डीएनए से यहाँ क्या हुआ, जो भी जेनेटिक मटेरियल, जो भी जेनेटिक कोड है ये यहाँ पे कॉपी होता चला गया। समझ में आई, यहाँ से डीएनए से आरएनए में जेनेटिक, जो भी जेनेटिक कोड है उसको कॉपी करते चला गया, तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे कॉपी हो गया, तो क्या बन गया, आरएनए। तो डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बना तो क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। ठीक है, अब आओ, अब यहाँ पे जो हमने एक्चुअल जो आरएनए एडिटिंग था ना वो काम कैसे करता है उसका मैं बस थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ, ताकि ओवरव्यू यहाँ पे इतना बताने का बस यही मुद्दा है कि आपको समझ में आना चाहिए। एग्जाम में अगर मान लो कि आप भूल भी गए तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है ना तो आप आड़ा टेढ़ा दिमाग लगा के भी आप एटलीस्ट आंसर तक तो ज़रूर पहुँच जाओगे। ठीक है, तो बिफोर ट्रांसलेशन, मतलब भाई बिफोर ट्रांसलेशन बोले तो क्या, आरएनए से प्रोटीन में कभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, उससे पहले। ठीक है, आरएनए एडिटिंग इज परफॉर्म्ड, वन टाइप इज A to I एडिटिंग, दैट इज एडिनोसाइन टू आइनोसाइन। तो आरएनए ट्रांसलेशन से पहले यहाँ पे क्या किया जाता है, ट्रांसलेशन से पहले एक एडिटिंग की जाती है जिसको बोलते हैं A to I एडिटिंग। ठीक है, ए क्या है, आई क्या है, लिखा हुआ इतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आरएनए स्ट्रैंड्स नेवर कंप्लीटली लीनियर, देयर न्यूक्लियोटाइड कैन पेयर together to create double stranded RNA and this performed by ADR enzyme and further performs editing। एक चीज़ नॉर्मल यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, देखो आरएनए की स्ट्रैंड ऐसे सिंगल है। ठीक है, तो इनमें ऐसे 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 ये जेनेटिक कोड इन पे लगी हुई है। ठीक है, ऐसे ऐसे जेनेटिक कोड लगी हुई है, ये ऐसे लीनियर रहती है, मान लो कि ये रहती हैं।
ठीक है। लेकिन जब इनको एक दूसरे में पेयर होना है ना, मतलब जब ये अभी सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड मतलब एक धागा है, इसको अगर दो धागा मतलब डबल स्ट्रैंड होना है ना, तो इनको कहीं दूसरे का काम नहीं करना है, ये अपने में क्या करेंगी, ऐसे जाके जुट जाएंगी। इस चीज़ को वापस मैं बनाऊँ, ये ऐसे जाके वापस एक दूसरे में जुट जाएंगी। तो ये जुट जाएंगी तो नाउ दिस इज कॉल्ड एज डबल स्ट्रैंड। DS से जो हम लिखते हैं इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंड। ये डबल स्ट्रैंड जो बनने में इनको जो मदद करता है इसी को बोलते हैं ADAR। यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है, वो है ADAR एंजाइम, ठीक है। रोल ऑफ ADAR क्या है, हेल्प इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। इस एंजाइम के वजह से क्या होता है कि बाहर से अगर कोई भी स्ट्रेंज चीज़ें आती है, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, जो भी चीज़ें हो, उससे हमको ये एंजाइम प्रोटेक्ट करता है, ये बाइंड नहीं करने देगा उस पर हमको, ठीक है। इट अलाउज टू डिफ्रेंशिएट, और यही अलाउ करने देता है कि देखो भाई ये हमारा RNA है, ये बाहर का है। तो ADAR एंजाइम जो है वो एक तरीके का शील्ड जैसा काम करता है बाहर के RNA में और हमारे खुद के बॉडी के जो RNA उसके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब कंपैरिजन अगर एक कर दें कि DNA और RNA एडिटिंग में फ़र्क क्या है, तो DNA एडिटिंग जो भी होती है ना वो हमेशा परमानेंट चेंज करती है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे RNA एडिटिंग है वो बहुत सेफ़र होती है, फ्लेक्सिबल होती है कंपेयर टू DNA एडिटिंग, और टेम्पररी चेंजेस होती हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया हो। इसमें मैंने आपको स्टैटिक भी बताया, क्योंकि अब जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो स्टैटिक पे ध्यान देते हैं, और साइंस का स्टैटिक भी अब वो बहुत अच्छी तरीके से पूछ रहे, मतलब आपको पता होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी। अब छोटे छोटे हैं, ठीक है। स्पेस बायोटेक्नोलॉजी क्या है, देखिए, स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडैप्ट, फंक्शन एंड इवॉल्व इन माइक्रोग्रेविटी कंडीशन। तो पूछोगे मैम कि पहले ये बता दो कि माइक्रोग्रेविटी क्या है। माइक्रोग्रेविटी मतलब वहाँ पे जो ग्रेविटी का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत कम है या फिर ज़ीरो है। समझ में आया? माइक्रोग्रेविटी का मतलब वहाँ पे जहाँ पे ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो बहुत कम है या फिर ज़ीरो है। तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं इन स्पेस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जो कि हमें बताए कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आराम से अडाप्ट कर ले और अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर ले। कहाँ पे? माइक्रोग्रेविटी कंडीशन, मतलब स्पेस में। तो स्पेस में ऐसे कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी पढ़ाई हो रही है, उनकी खोज हो रही है, उनमें रिसर्च किया जा रहा है कि पता चले कि कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे स्पेस में भी जाके अपना फंक्शन कर सके, मतलब माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में भी कर सके, सो एज टू एडवांस स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड ह्यूमन सर्वाइवल। क्योंकि आपको पता है कि हमारी अर्थ से हमारी जो अर्थ से लोग जाते हैं स्पेस में ताकि स्पेस की पढ़ाई कर सके, स्पेस में एक्सप्लोरेशन कर सके, देखे कि क्या है नहीं है, रिसर्च करने के लिए तो किसी को तो जाना पड़ेगा। तो वो जहाँ जाएगा तो वहाँ पे सूटेबल कंडीशन रहेगा तभी तो रह पाएगा। तो वहाँ पे बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो लोग फेस करते हैं जो वहाँ पे जाते हैं स्पेस में, तो उनके ज़्यादा स्टे के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कर रहे, ताकि बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम लेके जा सकते हैं एज मतलब फूड के तौर पे, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ये सारी चीज़ें हैं। देखो, नीड इन स्पेस मिशन, नीड क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं तो इसका नीड क्या है स्पेस में? लैक ऑफ कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, खाना खत्म हो जाएगा, कितने कितने दिन रहना पड़ता है, कितना खाना लेके जाएंगे, खाना लेके जाएंगे तो वेट भी काउंट होगा ना, तो उतना ज़्यादा लेके नहीं जा सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बहुत लाइट वेट, तो इनको लेके जा सकते हैं। तो ये इसलिए लेके जाते हैं। तो कौन से ऐसे ईडेबल है कि नहीं है, खा सकते हैं कि नहीं आ सकते, इस सारी चीज़ों पे रिसर्च हो रहा है स्पेस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। और मेनली ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब वहाँ पे खाना तो मिलेगा नहीं, ऐसा तो नहीं है भैया स्पेस से बाहर निकलो 2 किलो टमाटर बेचा रहा है, टमाटर ले आओ चटनी बना लो, ये सब तो सिस्टम है नहीं। तो हमें यहीं से जो लेके जाना है। तो इसी वजह से हमें सारी चीज़ें ध्यान पे रखने के वजह से हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में यहाँ पे खोजबीन कर रहे हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट करें, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स कर सकें। जो हम खाना यहाँ से लेके जा रहे हैं वहाँ का जो स्पेस का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, हम जो खाना यहाँ से लेके जा रहे हैं क्या वो उतना दिन टिक सकता है। तो कई ऐसा ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जो खाने को टिका के रखेंगे, उनको उनकी शेल्फ लाइफ, मतलब उनका उस खाने का लाइफ बढ़ा देंगे, तो या फिर खाने को प्रिजर्व करने में यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन अगर हम देखें तो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च में, माइक्रोग्रेविटी अभी बताया, उनमें रिसर्च, रेडिएशन रिसर्च, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, स्पेस की मॉनिटरिंग में यूज़ हुए। इंडिया का इनिशिएटिव है एक्सियोम 4 मिशन एंड गगनयान मिशन।
अब आते हैं एनालॉग स्पेस मिशन। देखो, इसरो एनालॉग स्पेस मिशन किक्स ऑफ एट लद्दाख ले। तो ये तो एक पहले तो स्टेटमेंट से समझ में आ गया कि एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लगाया गया है, तो वो हमारे लद्दाख लेह में। टू प्लान, ये किस लिए लगाया गया? लूनार मिशन एक्सपेरिमेंट के लिए इसको लगाया गया। किसने इसको डेवलप किया? इसरो ने, AKA स्पेस स्टूडियो ने, और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और IIT बॉम्बे ने। ठीक है, अब ये है क्या, देखो, इंडियाज फर्स्ट एनालॉग मिशन। दीज, ये फोटो इसलिए डाला ताकि पिक्टोरल फॉर्म में चीज़ें जल्दी याद होती हैं। ठीक है, नाउ दीज आर फील्ड टेस्ट डन इन लोकेशन दैट हैव फिजिकल सिमिलैरिटीज टू दैट ऑफ एक्सट्रीम स्पेस एनवायरनमेंट। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, ये एक ऐसा मिशन है ना जो हो तो रहा है लद्दाख में, मतलब इंडिया में ही हो रहा है। इसमें ये लोग क्या करते हैं ना, फिजिकली सारी चीज़ें, स्पेस वाली चीज़ें हमारी इधर ही क्रिएट करती है। मतलब वहाँ पे जो इनका लोकेशन है वहाँ पे ही वो लोग स्पेस वाला सारा चीज़ क्रिएट करते हैं, और तब देखते हैं कि उनको क्या क्या फील्ड टेस्ट करते हैं, मेनली क्या क्या दिक्कतें आ रही है, जो भी उनका फील्ड टेस्ट उनको करना रहता है, वो सारी चीज़ें फील्ड टेस्ट करने के लिए ये मिशन आया है। और ये मिशन इसलिए आया है ताकि स्पेस एनवायरनमेंट में क्या क्या दिक्कतें हैं, तो फील्ड टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा, जो दिक्कतें हैं फिर उस दिक्कत पे काम किया जाएगा। ठीक है, अब लद्दाख को ही क्यों चुना गया? क्योंकि उसका ड्राई और कोल्ड क्लाइमेट की वजह से, बैरन लैंड, हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन, टेरेन मतलब लैंडस्केप, मतलब जो ज़मीन का वो है, बनावट है, या फिर टेरेन कैसे हिंदी में, मतलब ज़मीन, लैंडस्केप के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सट्रीम आइसोलेशन एंड रिजेम्बलेंस लूनार लैंडस्केप, एक्सट्रीम आइसोलेशन मतलब सबसे अलग है, और लूनार लैंडस्केप जो हमारा मून का लैंडस्केप्स है, वो कहीं ना कहीं जो लद्दाख के जो कुछ ऐसे एरियाज़ है वो लूनार मतलब जो मून का लैंडस्केप है, और वहाँ के जो एक कुछ लैंडस्केप है, कुछ ज़मीन है, वो एक जैसे है। तो इस वजह से सारी चीज़ें देख सुन के उन्होंने ये जगह चुनी है। अदर एनालॉग मिशन जो चल रहे हैं वो है नीमो जो नासा का चल रहा है, और सिरस प्रोग्राम जो UAE का चल रहा है। तो ये पूछ सकता है कि नीमो जो प्रोग्राम है वो हो कहाँ रहा है, तो वो है किसका, तो नासा का है, और ये इन लोकेशन है, मतलब जहाँ पे अर्थ पे ही हो रहा है, कहीं बाहर जाके नहीं हो रहा है। सिरस प्रोग्राम किसका है, तो UAE, ऐसे मिसमैच करने के लिए भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ GSAT-N2। तो GSAT-N2 के बारे में देखते हैं। GSAT-N2 स्पेस एक्स जो एलन मस्क का है, उनका ये कंपनी है। Falcon 9 डिप्लॉयड GSAT-N2 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। तो उन्होंने, उनकी कंपनी है Falcon 9 जो है, उन्होंने GSAT-N2 सैटेलाइट को ऑर्बिट में डिप्लॉय किया है। GSAT क्या है? एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, मेनली ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। किसका? NSIL का। तो NSIL क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये एक कमर्शियल आर्म है इसरो का। क्या है? इसरो का कमर्शियल आर्म है। तो हमारे ये जो GSAT-N2 ये ऐसा दिखता है, ये कम्युनिकेशन वो है, सैटेलाइट है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है कि एनहांस ब्रॉडबैंड सर्विसेज एंड इन फ्लाइट कनेक्टिविटी अक्रॉस द इंडियन रीजन। तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने में ये हमारा हेल्प करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, लिग्नोसैट। लिग्नोसैट जो है एक पहला वुडन सैटेलाइट है हमारा। ठीक है, डेवलप्ड कौन किया है? तो जापान ने इसको डेवलप्ड किया है, और ये एक वुडन सैटेलाइट है। तो किस वुड से निकला है? तो ये वुड ये बनाया मेड फ्रॉम हुनोकी वुड। ये एक तरीके का मंगोलियन ट्री है जो जापान में ही मिलती है, नेटिव टू जापान में ही मिलती है मंगोलियन ट्री। उसके ट्री के वुड से, ट्री का जो बाग होता है ना, उस वुड से हमने होनोकी वुड जो हमने ये बनाया है लिग्नोसैट। तो ये पूछ सकता है कि पहला वुडन सैटेलाइट इनमें से कौन है? तो लिग्नोसैट। कौन डेवलप किया? तो भाई जापान। कौन सा वुड है, कौन से वुड से बनाया है? तो होनोकी वुड। ये किस ट्री से है? तो मंगोलियन ट्री। ठीक है, अब ये देखिए, ये है, जापानीज दिख भी रहे हैं। चलिए, ऑपरेशन ड्रोनागिरी। तो ऑपरेशन ड्रोनागिरी लॉन्च्ड अलॉन्ग विद द GDI मार्किंग अ माइलस्टोन इन द नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी। तो मेन हमारा ये है मुद्दा कि ऑपरेशन ड्रोनागिरी है क्या, ये किसके अंडर है? प्रोजेक्ट अंडर नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022। तो इन नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी के अंदर है, इम्प्लीमेंटेड बाय जियोस्पेशियल इनोवेशन सेल एंड डिपार्टमेंट ऑफ SNT, दैट इज साइंस एंड टेक। अब जियोस्पेशियल डाटा क्या होता है? तो यहाँ पे जियोस्पेशियल आपने पढ़ा, ये लिखा हुआ है, तो उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और अदर फीचर्स विथ लोकेशन ऑन और नियर द अर्थ सरफेस। हमारे अर्थ सरफेस के आजू बाजू, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई तरीके की हलचलें हों, ठीक है,
कोई भी चीज़ें हों तो उस चीज़ का जो भी डाटा है, उस चीज़ की जो भी स्टडी है वो हम इसके अंदर करते हैं। अब पर्पस क्या है ऑपरेशन ड्रोनगिरी का, तो वो ये है कि पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स। तो मेनली ये जियोस्पेशियल डाटा को हम यूज़ कर रहे हैं, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम इनोवेशन कर सके और हमारी क्वालिटी इम्प्रूव कर सके। ठीक है, नाउ फर्स्ट फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इनका कहाँ कहाँ हुआ? यूपी, हरियाणा, आसाम, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नाउ डायरेक्ट टू डिवाइस D2D सैटेलाइट कनेक्टिविटी, इसको लॉन्च किया कौन के? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BSNL के द्वारा इसको किया गया है। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए ये इंडियन एक्सप्रेस में ऑल यू नीड टू नो अबाउट द BSNL डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विस। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट है जो हमारा BSNL ने के द्वारा लॉन्च किया गया। ये एक सैटेलाइट है, एक्ट एज अ सेल टावर इन स्पेस में एक सेल टावर जैसा ये एक्ट करता है। ये डिवाइस ये यूज़ करता है सैटेलाइट को इन ऑर्बिट टू ट्रांजिट सिग्नल डायरेक्टली टू डिवाइस ऑन द ग्राउंड। ये सैटेलाइट से, मान लो ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट से सीधा, मान लो ये फ़ोन है, तो जो सैटेलाइट्स फोन्स वगैरह जो कहते हैं ना वो ये है, डायरेक्ट सैटेलाइट से डायरेक्ट जो हमारा डिवाइस है, मतलब मान लो कि डिवाइस हम यहाँ पे फ़ोन ले लें, उसको ये डायरेक्ट कनेक्ट या मतलब डायरेक्ट सिग्नल देगा। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्ट या फिर डायरेक्ट सिग्नल देगा। नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होता है। अलाउ सीमलेस टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस एंड सैटेलाइट, तो ये हमारा डिवाइस और सैटेलाइट के बीच में बिना किसी रुकावट के एकदम आरामदायक कनेक्टिविटी रहे। तो ये हमारा इसी को बोल रहे हैं अलाउ सीमलेस, मतलब एकदम नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम आरामदायक कम्युनिकेशन होगा डिवाइस टू सैटेलाइट। ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज दैट इज नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज। NTPC signs MOU, that is Memorandum of Understanding with the Energy World Valve for gravity based energy storage technology। ठीक है, अब ये ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज है क्या? ये एक टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। तो ये एक तरीके क्या है? स्टोरेज सिस्टम है जिसमें हम मैकेनिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। दैट यूजेस, और ये स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू स्टोर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और मुद्दा यही है कि हम इससे स्टोर करके क्या जनरेट करेंगे? तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो यहाँ अपना आज का क्लास ख़त्म होता है। आई होप आप सबको समझ में आया हो और मेरी आवाज़ भी अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो। अगर कोई भी सजेशन है तो फील फ्री टू कमेंट, है ना। बाकी जो भी है हम अपनी चीज़ों में इम्प्रूव करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत है तो बिल्कुल बताइए हमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय।